नमस्कार दोस्तों, संस्कार अकादमी के YouTube चैनल संस्कार स्टडीज पर आपका स्वागत है। भारतीय इतिहास के क्रम में हमने कल भारतीय इतिहास का परिचय देखा और भारतीय इतिहास के परिचय में हमने इतिहास के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ली, जिसके अंदर हमने प्रागैतिहासिक काल, आदिऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, तीन पार्ट्स को हमने पढ़ा और उनमें डिवाइड किया। जिस प्रकार प्रागैतिहासिक काल के अंदर मानव असभ्य था, उसकी दिनचर्या कैसी थी, उसके बारे में जानकारी का शोध पुरातात्विक था। पुरातात्विक वह जमीन के यानी धरती के गर्भ में छुपी हुई औजार वस्तुओं को निकाल कर के हम उस समाज के लोगों के बारे में हम जाने। तो पुरातात्विक साक्ष्य से ही हम सिर्फ प्रागैतिहासिक काल को जान पाए थे। और एक शैल चित्र हमारे पास इसके लिए एक और। इसके बाद हमारे पास आदिऐतिहासिक काल आया। आदिऐतिहासिक काल के अंदर आते आते मानव सभ्य हो गया और यहाँ जानकारी के दो स्रोत थे, जिसमें पुरातात्विक था और साहित्य था। पुरातात्विक शोध यहाँ पे भी समान रूप से चीजें बाहर निकाल करके जमीन के गर्भ से बाहर निकाल करके उनको देख करके परख करके हमने उस समय के लोगों की भौतिक जीवनचर्या के बारे में जाना। साहित्यिक शोध, आदिऐतिहासिक के लोग लिखना जानते थे, तो उन्होंने अपनी लिखाई चट्टानों पर, शैलों पर, अभिलेखों पर, सिक्कों पर, मोहरों पर लिख करके छोड़ी। लेकिन उस लिपि को हम पढ़ने में असमर्थ है, तो साहित्यिक या अभिलेख के माध्यम से हम आदिऐतिहासिक काल को नहीं जानते, जिसमें हमने कल सिंधु घाटी सभ्यता को और वैदिक सभ्यता को रखा। ऐतिहासिक काल में जानकारी के स्रोत पुरातात्विक भी थे, साहित्य भी थे और इसके साथ साथ एक स्रोत हमारे पास थे विदेशी यात्रियों के विवरण। ऐतिहासिक काल के आते आते भारतीय समाज में विदेशों से भी लोग भारतीय धर्म को, संस्कृति को जानने के लिए आए। जब इन्होंने भारत में अपना समय बिताया, तो समय बिताने के बाद में इन्होंने भारत की समाज, संस्कृति और धर्म के बारे में लिखा। तो उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकों से हमने ऐतिहासिक काल को जाना। ठीक है, तो साहित्यिक दो प्रकार के थे, धार्मिक साहित्य और धर्मोत्तर। धार्मिक साहित्य जो सिर्फ धर्म पर लिखे गए, उन्हें धार्मिक साहित्य था, जिसमें ब्राह्मण साहित्य में 4 वेद आ गए थे, बौद्ध साहित्य में पिटक आ गए थे और जैन साहित्य आ गए थे। धर्मोत्तर साहित्य में कौटिल्य का अर्थशास्त्र आ गया, क्षेमेंद्र की बृहद कथा मंजरी आ गई थी, विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस, देवी चंद्रगुप्तम, राजशेखर की विदशाल भंजिका। ठीक है, ऐसी बहुत सी किताबें थी जिनसे हमने ऐतिहासिक काल को जाना। आज इसी इतिहास के परिचय में दूसरा पार्ट हमारा, जिसमें हमने भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांट करके हम पढ़ेंगे। तो भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। तो पढ़ाई की, समझने की दृष्टि से इस इतिहास को 3 भागों में बांट दिया गया। कौन सी इतिहास को? भारतीय इतिहास एक परिचय पार्ट 2। इसे हम 3 भागों में बांटकर छोटा सा परिचय देखेंगे कि कैसे डिवाइड किया गया। तो पहला है भारतीय इतिहास परिचय पार्ट 1 का प्राचीन भारत का इतिहास। ये सीधा सा मैं एक बार आपको बताऊं तो भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा। प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक है, विश्व में जो भी देश हैं उन्होंने सभी ने अपने इतिहास को इस प्रकार से बांटा है कि प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल। प्राचीन यानी बहुत पुराना, आधुनिक यानी नया। ठीक है, वर्तमान समय का, वर्तमान समय के संदर्भ में, और प्राचीन और आधुनिक के बीच में जो समय आया वो मध्यकाल था। तो ऐसे करके आज हम भारतीय इतिहास को 3 भागों में डिवाइड करके पढ़ने वाले हैं या समझने वाले हैं। तो भारतीय इतिहास में पहला है प्राचीन भारत का इतिहास। तो प्राचीन भारत का इतिहास, जैसे हमने कल देखा था, प्रागैतिहासिक काल अज्ञात समय से ही शुरू हुआ। तो ये प्रारंभ से, यानी जब मानव आया तब से, जब इतिहास के बारे में जाने, तो प्रारंभ से लेकर के 712 ईस्वी तक जो चला वो था प्राचीन भारत का इतिहास। 712 तो प्रारंभ से शुरू होता है और 712 ईस्वी तक चलता है। ठीक है, प्रारंभ, इसके अंदर हम पाषाण काल को रख सकते हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। ठीक है, इसके अंदर एक संस्कृति आ सकती है जिसका नाम है पाषाण काल। ठीक है, तो प्राचीन भारतीय इतिहास में कौन कौन से चैप्टर और कौन कौन से पार्ट है उनके बारे में बात है। तो प्रारंभ से लेकर के 712 तो पाषाण काल आता है। इसके बाद एक सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता प्राचीन भारत के इतिहास का भाग है। सिंधु सभ्यता संपूर्ण विश्व के इतिहास में जितनी भी सभ्यताएं मिली है, जो प्राचीन सभ्यताएं थी, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता और भारत पाकिस्तान में से सिंधु सभ्यता। तो प्राचीन भारत में जितनी भी सभ्यता थी, उन सभी सभ्यताओं में सबसे विस्तृत बड़ी जो सभ्यता थी उसका नाम था सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता का जो समय तय किया गया है वो समय है 2300
2350 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व, ठीक है, 2350 ईसा पूर्व से लेकर के 1750। तो ईसा पूर्व और ईस्व की कहानी को कल हमने छोटे रूप में देखा था। तो 2350 ईसा पूर्व में शुरू हुई थी, 1750 ईसा पूर्व में ये सभ्यता लगभग समाप्त हो गई, ठीक है। तो आज से लगभग ये सभ्यता, जैसे कि आज 2020, ठीक है, 2020 वर्तमान समय, और सभ्यता थी 2350 ईसा पूर्व की। तो यह ईस्व का समय है और यह ईसा पूर्व का समय। अगर आप इनको जोड़ देंगे 00774, तो आज से लगभग 4370 वर्ष पुरानी सभ्यता है जिसका नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता, ठीक है। तो प्राचीन भारत के इतिहास में पाषाण काल के बाद जो सभ्यता आती है उसका नाम है सिंधु सभ्यता, जिसका समय 2350 से लेकर के 1750 ईसा पूर्व निर्धारित किया गया है, जो आज से लगभग 4370 वर्ष पुरानी है। इसी के बाद इसी प्राचीन भारतीय इतिहास में दूसरी सभ्यता जिसका नाम है वैदिक सभ्यता। सभ्यताओं के बारे में विस्तृत अध्ययन हम आगे क्लासों में करेंगे। वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता सिंधु सभ्यता की समाप्ति के बाद में भारत की भूमि पर जो सभ्यता पनपी या जिसका विकास हुआ उस सभ्यता का नाम था वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता के जन्मदाता हमने जिसको माना है वह आर्य है। कौन है? आर्य। और वैदिक सभ्यता का समय था 1500 से लेकर के 600 ईसा पूर्व। तो 1500 ईसा पूर्व में शुरू, जहां 1750 में सिंधु सभ्यता समाप्त हो गई, वहीं उसके कुछ समय बाद उसी भूमि पर 1500 ईसा पूर्व में एक सभ्यता शुरू हुई जिसका नाम था वैदिक सभ्यता। और वैदिक सभ्यता के जो जन्मदाता थे वो आर्य थे और यह सभ्यता चली लगभग 600 ईसा पूर्व तक। इसका विकास 600 ईसा पूर्व तक रहा। लेकिन कुछ आधार पर इस वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांट करके पढ़ा गया। कुछ आधार पर वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांट करके पढ़ा गया, और इसका पहला भाग जिसे हम ऋग्वैदिक काल कहते हैं और दूसरा भाग जिसे उत्तर वैदिक काल कहते हैं। ऋग्वैदिक काल का जो समय था वो 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक था, 1000 ईसा पूर्व। और उत्तर वैदिक काल का जो समय था वो 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक था, ठीक है। विभाजन का आधार क्या रहा कि वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांट करके पढ़ रहे हैं यहाँ पर, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। इनमें सबसे बड़ा विभाजन का आधार था लोहा, ठीक है, लोहे। तो लोहे के आ जाने से ऋग्वैदिक काल के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, उत्तर वैदिक काल के लोग लोहे से परिचित थे। तो लोहे के आगमन से बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ, इसलिए लोहे के परिचय के बाद में के समय को उत्तर वैदिक काल में बांट करके पढ़ा गया, जहां पे कृषि, व्यापार, वाणिज्य का विकास हुआ। यहाँ लोग लोहे से परिचित नहीं थे, ठीक है। तो ऐसे करके जो थर्ड पार्ट आएगा हमारे पास वो वैदिक सभ्यता। नेक्स्ट है महाजनपद युग। तो वैदिक सभ्यता की समाप्ति के बाद में, ठीक है, वैदिक सभ्यता में राज्य को जन कहा गया था, उत्तर वैदिक में जनपद कह दिया गया। जब साम्राज्य बड़ा हुआ तो वो महाजनपद कहलाया। दो जनपद मिलकर के दो जन मिलकर जनपद का निर्माण करते हैं। और जब साम्राज्य विस्तार की इच्छा हुई और साम्राज्य विस्तार का विकास हुआ तो एक नवीन युग शुरू हो गया जिसका नाम था महाजनपद युग, ठीक है, 600 ईसा पूर्व में। तो 600 ईसा पूर्व में एक युग आया जिसका नाम था महाजनपद। तो इसी प्राचीन भारत के इतिहास में हम महाजनपद का भी अध्ययन करेंगे। और महाजनपदों की चर्चा की जाए तो महाजनपदों की संख्या प्राचीन भारत में बताई गई है 16। कुल कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद। यहाँ महाजनपदों से तात्पर्य है राज्य, ठीक है। जैसे भारत में वर्तमान में 28 राज्य हैं, उसी प्रकार से प्राचीन भारत के अंदर महाजनपदों की संख्या कितनी थी? 16। एक राज्य का एक राजा। और इन 16 जनपदों के बारे में जानकारी हमको बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य से प्राप्त होती है, ठीक है। बौद्ध साहित्य जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय, और बौद्ध साहित्य जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय, और जैन साहित्य जिसका नाम है भगवती सूत्र, ठीक है। तो ये दो प्रमुख ग्रंथ हैं जिन्होंने ये बताया कि महाजनपदों की संख्या टोटल कितनी थी? 16। इसी के बाद महाजनपद काल के समान ही दो नए नवीन धर्म चलते हैं जिनका नाम है बौद्ध धर्म और जैन धर्म। तो प्राचीन भारत के अंदर सामाजिक धार्मिक परिवर्तन में दो नवीन धर्मों की स्थापना होती है, प्रारंभ होता है, जिसमें बौद्ध धर्म और जैन धर्म। यहाँ बौद्ध धर्म की जो संस्थापक रहेंगे उनका नाम रहेगा गौतम बुद्ध। तो आपकी इसी प्राचीन भारत में हम बौद्ध धर्म का भी अध्ययन करेंगे और जैन धर्म का अध्ययन करेंगे। और जैन धर्म की जो संस्थापक रहेंगे उनका नाम रहेगा महावीर स्वामी। वैसे तो 24 तीर्थंकर थे और पहले तीर्थंकर थे आदिनाथ, ठीक है।
तो आदिनाथ को जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। आदिनाथ को जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे आदिनाथ। इन्हीं का एक नाम है जिनका नाम ऋषभदेव, ठीक है, ऋषभदेव। लेकिन वास्तविक संस्थापक जिसे माना गया, जिसने जैन धर्म का सर्वाधिक प्रचार प्रसार किया इसी महाजनपद काल के दौरान, तो वो महावीर स्वामी थे, जो 24वें नंबर के तीर्थंकर थे, ठीक है। महाजनपद के बाद में एक नवीन काल आता है जिसका नाम है मगध साम्राज्य। कौन सा साम्राज्य? मगध साम्राज्य। तो महाजनपद के बाद में मगध साम्राज्य का उदय होता है। तो इन्हीं महाजनपदों में से एक महाजनपद था, 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद था जिसका नाम था मगध साम्राज्य। जब साम्राज्य विस्तार की इच्छा तीव्र हो गई और अपने साम्राज्य के विकास में सभी महाजनपदों ने प्रयास किया, लेकिन इसमें सफलता एक महाजनपद को मिली जिसका नाम था मगध साम्राज्य, और ये था 600 से लेकर के 300 ईसा पूर्व तक, ठीक है। मगध साम्राज्य में कुछ ऐसे वंश होते हैं जिसकी वजह से इसका विकास हुआ, जैसे कि हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश। मगध साम्राज्य के बाद में जो चैप्टर आएगा उसका नाम है मौर्य काल या मौर्य साम्राज्य। भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा साम्राज्य जो था वो मौर्य साम्राज्य था। भारतीय इतिहास में अब तक जितना बड़ा साम्राज्य मौर्यों ने बनाया वो किसी ने नहीं बनाया। आप चाहे सारे वंश, चाहे प्राचीन काल के ले लो, चाहे मध्य काल के ले लो, चाहे आधुनिक भारत के अंग्रेजों का साम्राज्य ले लो, सबसे बड़ा साम्राज्य भारतीय इतिहास में जिन्होंने बनाया वो कौन थे? मौर्य। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना मगध साम्राज्य के बाद, तो मगध में एक अंतिम वंश रहता है जिसका नाम है नंद वंश, और इस नंद वंश के अंतिम शासक रहते हैं जिनका नाम था घनानंद। तो घनानंद को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से 323 ईसा पूर्व में मगध में मौर्य साम्राज्य की क्या कर दी? स्थापना, जो 184 ईसा पूर्व तक चला, ठीक है। विस्तार से बात आगे की क्लासों में, अभी सिर्फ अपन देख रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास, और ये प्रारंभ से लेकर के 712 ईस्वी तक, और इसमें कौन कौन से चैप्टर को रखा गया है। मौर्य साम्राज्य उत्तर भारत में जहां विकास कर रहा था, वहीं दक्षिण भारत में एक नवीन काल चल रहा था जिसका नाम था संगम काल, ठीक है। इस संगम काल के अंदर चौल, चैर, पांड्य, ठीक है, चौल, चैर, पांड्य 3 राज्यों की बात है जो मौर्य काल उत्तर भारत में चल रहा था। तो इसी समय दक्षिण भारत में कौन सा साम्राज्य चल रहा था? संगम काल, ठीक है। लेकिन उत्तर भारत की राजनीति हमारे भारतीय इतिहास में अपना प्रमुख स्थान रखती है। नेक्स्ट, मौर्य साम्राज्य के बाद में उत्तर मौर्य काल आता है, और उत्तर मौर्य काल के बाद में प्रमुख साम्राज्य आता है जिसका नाम है गुप्त साम्राज्य। तो जिस तरह से मौर्यों ने भारत में अपनी सत्ता स्थापित की, उसके बाद यानी कि अशोक के उत्तराधिकारी की मृत्यु के बाद में मौर्य साम्राज्य विघटित हो गया, तो उन्हें उसे उत्तर मौर्य काल कहकर के पुकारा। मतलब एक ऐसा कोई वंश नहीं था जो इतने बड़े साम्राज्य को संभाल सके। तो वापस से वो गति जिस साम्राज्य ने प्राप्त की वो गुप्त काल था या गुप्त साम्राज्य था, और गुप्त साम्राज्य की शुरुआत होती है 319 ईस्वी। जहां हम ईस्वी में आ चुके हैं, मतलब जहां मौर्य साम्राज्य 323 ईसा पूर्व का था, वहीं गुप्त काल या गुप्त साम्राज्य की शुरुआत 319 ईस्वी में। तो लगभग दोनों के अंदर अंतर आ गया 600 सालों का, ठीक है। 300 लगभग 650 वर्ष का अंतर है। तो गुप्त साम्राज्य की शुरुआत 319 ईस्वी में होती है और 550 ईस्वी तक रहती है। तो गुप्त साम्राज्य ने या गुप्त शासकों ने भी उत्तर भारत, दक्षिण भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार किया और बहुत सारे संघर्ष युद्ध किए, जिनमें हम समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त की बात करेंगे। समुद्रगुप्त को हम भारत का नेपोलियन भी कहते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ भारतीय इतिहास को एक परिचय के रूप में देख रहे हैं कि भारतीय इतिहास में कौन कौन से भाग हैं और उनमें कौन कौन से चैप्टर हैं जिनका आगे हम विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं। तो गुप्त साम्राज्य 319 से लेकर के 550 ईस्वी तक रहता है। अब डेट बदल चुकी है, आपके पास ईस्वी आ रहा है, इससे पहले क्या रहा था? ईसा पूर्व, प्रारंभ यानी कि ईसा पूर्व से, और 712 ईस्वी, ठीक है, विक्रम है। गुप्त काल के विघटन के बाद में उत्तर भारत में वापस से खलबली मच गई, वापस से विभाजन हो गया, विखंडता आ गई, ठीक है। तो ऐसे में उत्तर भारत को वापस से संभालने का कार्य जिस व्यक्ति ने किया, उस व्यक्ति का नाम था हर्षवर्धन। हर्षवर्धन वर्धन वंश का शासक था, जो अपने भाई
और पिता की मृत्यु के बाद में शासक बना। ये शासक बनता है 606 ईस्वी में और इसका समय रहता है 647 ईस्वी तक। तो 606 से 647 ईस्वी तक के समय को हम हर्षवर्धन के काल के नाम से जानते हैं। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद में पुनः उत्तर भारत के अंदर एक रिक्तता आ जाती है, खालिस्तान आ जाती है। हर्षवर्धन के समय जो महत्वपूर्ण क्षेत्र था जिसका नाम था कन्नौज, ठीक है, तो हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद में पुनः उत्तर भारत में रिक्तता आ जाती है और उस रिक्तता को भरने के लिए उत्तर भारत के 3 वंशों के मध्य संघर्ष होता है जिसे त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से जाना जाता है, जिसमें पाल थे, प्रतिहार थे और राष्ट्रकूट थे। ये संघर्ष लगभग 200 वर्षों तक चलता है, क्योंकि यह था कि जिस भी वंश का या जिस भी शासक का, जिस भी साम्राज्य का कन्नौज पर अधिकार होगा वह उत्तर भारत पर अधिकार करके रखेगा। तो हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद में 3 वंशों में लगातार संघर्ष होते हैं कन्नौज को प्राप्त करने के लिए, जिनमें गुर्जर, प्रतिहार, बंगाल के पाल और दक्कन दक्षिण के राष्ट्रकूट थे। और इस त्रिपक्षीय संघर्ष में जिसको सफलता मिली थी वह गुर्जर प्रतिहार थी। तो ये आपका जो पूरा पार्ट है वो प्राचीन भारत का इतिहास है। कौन से भारत का इतिहास है? प्राचीन। जब भी हम कंपटीशन के एग्जाम देते हैं तो प्राचीन भारत, मध्य भारत और आधुनिक भारत, तीनों ही भारत से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जिसमें सर्वाधिक जो क्वेश्चन बनते हैं वो आधुनिक भारत के इतिहास से बनते हैं। कौन से इतिहास से? आधुनिक भारत के इतिहास से, क्योंकि ये इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत, अगर 100 नंबर का पेपर है, 100 क्वेश्चन पेपर में है, तो 50 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आधुनिक भारत से हैं और 25 क्वेश्चन प्राचीन और मध्यकालीन। तो वो वाला पार्ट हमारी पढ़ाई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, लेकिन हमें इसे भी जानना है, ठीक है। तो प्राचीन भारत के इतिहास में ये कुछ पार्ट्स जिनका हम अध्ययन करेंगे आगे विस्तार से। अभी मैंने सिर्फ आपको बताया कि कौन कौन से चैप्टर हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो प्राचीन भारत की समाप्ति हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद लगभग हो जाती है। मतलब अब ऐसे नहीं है कि भाई 647 में हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई तो 648 में मध्यकालीन भारत शुरू हो जाएगा। समय लगता है, बीच का युग संक्रमण का रहा। और मध्यकालीन भारत इतिहास की शुरुआत एक घटना से होती है और वो होती है मुस्लिम आक्रमणकारियों से। तो दूसरा पार्ट है हमारा मध्यकालीन भारत का इतिहास, ठीक है। ये पहला भाग भारतीय इतिहास का और ये दूसरा कौन सा भाग है? मध्यकालीन भारत का इतिहास। जहां हमने 712 ईस्वी में प्राचीन भारत के इतिहास को समाप्त किया, वहीं हमने 712 ईस्वी में मध्यकालीन भारत के इतिहास को प्रारंभ करते हैं। और ये जो चलता है 712 ईस्वी से लेकर के 1707 ईस्वी, ये दोनों ही प्रमुख घटनाएं हैं। 712 में प्रमुख काम हुआ और 1707 में प्रमुख काम हुआ, इसीलिए हमने इन दो घटनाओं को माध्यम मान करके मध्यकाल का डिसीजन ले लिया या मध्यकाल को विभाजित कर दिया। 712 में जो महत्वपूर्ण घटना घटती है, ठीक है, अब आप समझने की कोशिश करना। 712 में जो महत्वपूर्ण घटना घटती है वह होती है भारत पर मुस्लिमों का आक्रमण। तो भारत में 2 मुस्लिम सत्ताओं के आक्रमण हुए, एक है अरब आक्रमण और एक है तुर्की आक्रमण। अरब आक्रमण और तुर्की, यहां एक आक्रमण अरबों का होता है तो 2 आक्रमण होते हैं तुर्की के, ठीक है। अरब मुसलमानों के आक्रमण और तुर्की मुसलमानों के। तो 712 में अरब मुसलमानों का आक्रमण हुआ और जिस व्यक्ति ने भारत पर आक्रमण किया उस व्यक्ति का नाम था मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है। महत्वपूर्ण बदलाव, मोहम्मद बिन कासिम ने मुल्तान व सिंध के क्षेत्र पर राजा दाहिर पर आक्रमण किया, उसे पराजित किया। पराजित करके अपने उद्देश्य की जो उसका उद्देश्य था उसकी पूर्ति करके वापस ला दिया, किंतु वह भारत में स्थायी सत्ता स्थापित नहीं कर सका। लेकिन एक बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर के आ गया था मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण भारत के अंदर, इसलिए इस काल को मध्यकाल के अंदर तब्दील कर दिया गया। तो मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण 712 में भारत में सिंध व मुल्तान पाकिस्तान में है, लेकिन उस समय भारत का पार्ट थे, वहां पर आक्रमण हुआ। नेक्स्ट तुर्की आक्रमण हुए और तुर्की आक्रमण में एक आक्रमणकारी जो 1000 से लेकर के 1027 तक भारत पर 17 आक्रमण करता है। कितने आक्रमण करता है? 17। और यह जो व्यक्ति थे उनका नाम था महमूद गजनवी, ठीक है। आप जान जाएंगे आगे महमूद गजनवी कौन था। सोमनाथ मंदिर, बहुत सारी कहानियां, बहुत सारे फैक्ट मध्यकालीन भारत से जुड़े हुए हैं। अभी सिर्फ छोटा सा परिचय है। तो अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम 712, तुर्की आक्रमणकारी जो पहला था वो महमूद गजनवी था और अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम था, ठीक है। प्रश्न आता है निम्न में से कौन पहला अरबी आक्रमणकारी था?
महमूद गजनवी, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गौरी या तैमूर। तो आपसे बात है अरब की पूछी तो मोहम्मद बिन कासिम। पहला तुर्की आक्रमणकारी कौन था? तो महमूद गजनवी। ये अंतर है जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो 1000 से लेके 1027 तक इसने कुल 17 आक्रमण किए भारत में, और इसका उद्देश्य धन प्राप्त करना या संपत्ति लूटना था, और संपत्ति लूट कर के पुनः लौट जाया करता था। इसका जो सबसे प्रसिद्ध आक्रमण था वह 16वां आक्रमण था, और वो जिस मंदिर पे हुआ उसका नाम था सोमनाथ का मंदिर। कौन सा मंदिर? सोमनाथ का मंदिर। दूसरा तुर्की आक्रमणकारी था मोहम्मद गौरी। दूसरा तुर्की आक्रमणकारी था मोहम्मद गौरी, और मोहम्मद गौरी ने भारत में 1175 में पहला आक्रमण किया था, और 1206 तक इसने अपनी भारत में सत्ता स्थापित कर दी थी। मोहम्मद गौरी ने 1206 तक अपनी सत्ता स्थापित कर दी थी। ठीक है, तो सत्ता स्थापित करने में जो मुस्लिम शासक कामयाब रहा उसका नाम था गौरी। आक्रमणकारी कितने थे? 3, कासिम, गजनवी और गौरी। सत्ता स्थापित करने में सक्षम कौन रहा? गौरी। ठीक है, जिसने दिल्ली सल्तनत की शुरुआत नींव डाल दी। नेक्स्ट बात करते हैं हम मध्यकालीन भारत की जो चैप्टर है उनको। तो इस मध्यकालीन भारत को भी 2 भागों में बांट करके पढ़ा गया है। पहला है पूर्व मध्यकाल, जिसको 8वीं शताब्दी से लेकर के 12वीं शताब्दी तक बांटा गया या विभाजित किया। दूसरा है उत्तर मध्यकाल, जो 12वीं शताब्दी से लेकर के 18वीं शताब्दी। शताब्दी आप समझते होंगे, जैसे कि 1750 है तो 1750 को हम बोलेंगे 18वीं शताब्दी। 1670 है, इसे बोलेंगे 17वीं शताब्दी। ठीक है, 1152 है तो इसे कहेंगे 12वीं शताब्दी। ठीक है, 18वीं, 17वीं, 12वीं, इस प्रकार से हम शताब्दियों का डिवीजन लेते हैं। मतलब एक डेट ना होकर के उसको 18वीं और 19वीं शताब्दी कह लेते हैं। तो 8वीं शताब्दी से लेकर के 12वीं शताब्दी आप देख सकते हो 712 8वीं शताब्दी का पार्ट है। तो 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी और 12वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी। तो पूर्व मध्यकाल को भी 2 भागों में, उत्तर भारत की राजनीति अलग और दक्षिण भारत की राजनीति अलग। यहाँ मैंने कुछ पॉइंट बनाए समझाने के लिए आपको, बाकी बहुत सारे वंश हैं जिनको दक्षिण भारत के उत्तर भारत में रख सकते हैं। तो 8वीं से 12वीं शताब्दी में उत्तर भारत में जिनका बोलबाला रहा था वह राजपूत और प्रतिहार। ठीक है, राजपूतों को उदय हो चुका था, प्रतिहार आ चुके थे, चौहान आ चुके थे, और बंगाल के अंदर पाल। बंगाल के अंदर कौन थे? पाल। तो पाल, प्रतिहार, इनका उत्तर भारत में बोलबाला था, इनकी सत्ता उत्तर भारत में थी। इनकी बंगाल में थी, इनकी कन्नौज में, उज्जैन के अंदर थी, इनकी राजस्थान गुजरात के अंदर थी। नेक्स्ट है दक्षिण भारत। यहाँ दक्कन यानी कि दक्कन और दक्षिण मैंने दोनों को साथ लिखा है। दक्षिण भारत में राष्ट्रकूटों का बोलबाला था इस समय 8वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य। पल्लव शासकों का बोलबाला था, चालुक्य शासकों का बोलबाला था, और शाही चौल। ये शाही चौल संगम काल में हुए चौल साम्राज्य के अंत के बाद में 9वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ शाही चौल। ठीक है, नेक्स्ट पूर्व मध्यकाल 8वीं से 12वीं शताब्दी तक रहा, और उत्तर मध्यकाल की शुरुआत 12वीं शताब्दी से लेकर के 18वीं शताब्दी के मध्य तक है। इसमें भी उत्तर भारत के अंदर चौहानों की सत्ता थी, और यहाँ मोहम्मद गौरी ने 1175 में अपना पहला आक्रमण किया। तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को पराजित करने के बाद तराइन के 2 युद्ध हुए, 1191, 1192। तराइन का पहला युद्ध गौरी हार गया और दूसरा युद्ध गौरी जीत गया। पृथ्वीराज चौहान को पराजित करने के बाद गौरी का प्रतिरोध करने वाला भारत में कोई महत्वपूर्ण शासक बचा नहीं, इसलिए गौरी ने अपना विजय अभियान छेड़ा और भारत में अपनी सत्ता स्थापित कर दी। तो गौरी की मृत्यु 1206 में हो गई। गौरी की मृत्यु के बाद में जो वंश चला या जो सत्ता चली वो दिल्ली सल्तनत के नाम से चली, और दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 में हुई, और यह सल्तनत चलती है 1526 तक, जिसमें 5 वंश आते हैं। कुल कितने वंश आते हैं? 5 वंश। विस्तार से चर्चा करेंगे आगे। अभी मैं बोल के बताता हूं। चौहानों की सत्ता थी, जिसमें पृथ्वीराज चौहान महत्वपूर्ण शासक। दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 में, और ये चलती है 1526 तक। इस सल्तनत में 5 वंश रहते हैं। कितने वंश रहते हैं? 5 वंश, जिसमें गुलाम वंश 1206 में इनकी स्थापना होती है, और कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की जाती है। गुलाम वंश के बाद में एक वंश आता है जिसका नाम है खिलजी वंश। खिलजी वंश की स्थापना या खिलजी वंश सत्ता की स्थापना 1290 में जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा की जाती है, और इस वंश का सबसे महत्वपूर्ण सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी, और 1320 में खिलजी सत्ता समाप्त हो जाती है। खिलजी सत्ता समाप्ति के बाद में तुगलक वंश की स्थापना होती है, और तुगलक वंश के बाद में एक सैयद वंश आता है, और सैयद वंश के बाद में नवीन वंश जो 5वां वंश था जिसका नाम था लोदी वंश,
और लोधी वंश पूर्णतः समाप्त होता है 1526 में, क्योंकि मुगल शासक बाबर पानीपत के प्रथम युद्ध में लोधी वंश के अंतिम सुल्तान सल्तनत कालीन वंश के अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोधी को पराजित कर देता है। तो सल्तनत काल की समाप्ति 1526 में हो जाती है और मुगल सत्ता की स्थापना हो जाती है 1526 में। तो जिस व्यक्ति ने मुगल सत्ता की स्थापना की उसका नाम था बाबर, और मुगल सत्ता चलती है 1526 से लेकर के मुख्य रूप से 1707, क्योंकि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु, 1707 से लेकर के 1858 तक उसे उत्तर मुगल काल कहते हैं। वहां के शासक इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, उनका विस्तार इतना नहीं था, बोलबाला इतना नहीं था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद में मुगल साम्राज्य विकटित होना प्रारंभ हो गया। तो मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने कर दी और ये साम्राज्य सत्ता चलती है 1707। मैंने यहां लिखा है मध्यकालीन भारत का अंत हो जाता है 1707, शुरुआत 712 मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण से, अंत 1707 औरंगजेब की मृत्यु के साथ। ठीक है, मध्यकालीन उत्तर मध्यकाल में दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य था, बहमनी साम्राज्य था और भी बहुत सारे साम्राज्य। तो ये डायग्राम हमारा प्राचीन भारत के इतिहास का, मध्यकालीन भारत के इतिहास का। इसी के साथ ही भारत के इतिहास में तीसरा पार्ट है आधुनिक भारत, जिसके लिए मैं आपको कह रहा हूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी सभी एग्जाम की दृष्टि से। सर्वाधिक क्वेश्चन जो अपने बनेंगे वो आधुनिक भारत के इतिहास से ही बनते हैं। आप देखते हो इसमें कांग्रेस की स्थापना है, गांधी के आंदोलन है, अंग्रेजों की द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना है, 1857 की क्रांति है, तो बहुत सारी चीजें हैं। तो यहाँ से सर्वाधिक क्वेश्चन, ये पार्ट एक तरफ और ये दोनों पार्ट एक तरफ, लेकिन तीनों ही पार्ट इंपॉर्टेंट है। तो इंट्रोडक्शन क्लास, परिचय क्लास में हमारा तीसरा पार्ट है आधुनिक भारत का इतिहास। तो आधुनिक भारत के इतिहास की शुरुआत 1707 से 1947, यानी कि औरंगजेब की मृत्यु भारतीय इतिहास में बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। जैसे तराइन का द्वितीय युद्ध था, उसी प्रकार से औरंगजेब की मृत्यु। तो औरंगजेब की मृत्यु शुरू होता है। तो आधुनिक भारत की शुरुआत कैसे हुई, क्या हुआ? तो आधुनिक भारत की शुरुआत में यूरोपीय कंपनी का आगमन, यूरोपीय कंपनियों का आगमन होता है और भारत में एक के बाद एक यूरोपीय कंपनियां व्यापार के उद्देश्य से भारत में आती हैं, जिसमें पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी, ये चार कंपनियां हैं जो भारत के अंदर व्यापार के उद्देश्य से आती है और ये जल मार्ग से आती हैं। तो पुर्तगालियों में एक व्यक्ति है जिसका नाम है वास्को डी गामा। ठीक है, वास्को डी गामा। वास्को डी गामा के लिए ऐसे कहा गया है कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी। वास्को डी गामा ने किसकी खोज की थी? भारत की खोज की थी। क्या भारत वास्को डी गामा से पहले नहीं था? तो वास्को डी गामा ने जिसकी खोज की थी भारत की, वो था भारत में आने के लिए जल मार्ग। तो जल मार्ग की खोज की थी। तो वास्को डी गामा के साथ पुर्तगाली कंपनियों का भारत में आगमन हुआ, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए, फ्रांसीसी आए। लेकिन भारत में अपना व्यापार और सत्ता स्थापित करने में जो कंपनी सक्षम हुई या सफल हुई वह थे अंग्रेज। अब अंग्रेज सफल हो गए तो पुर्तगाली, डच और फ्रांसीसियों का भारत के व्यापार तक अधिकार रह गया। ये राजनीतिक शक्ति प्राप्त नहीं कर पाए और अंग्रेज राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने में सक्षम हो जाते हैं अपनी नीतियों के चलते। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गई 1600 ईस्वी में। व्यापार की अनुमति लेकर के ये भारत में आते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये भारत की राजनीतिक शक्ति बन जाते हैं। नेक्स्ट है 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद में उत्तर मुगल काल आता है, जिसके जो शासक थे वो कमजोर थे। इस वजह से मुगल साम्राज्य का पतन हो जाता है और मुगल साम्राज्य का पतन, जिसमें 1707 से लेकर के 1858 तक जो मुगल शासक होते हैं वो कमजोर। क्रांति के समय अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करके रंगून निर्वासित कर दिया गया, जहां 1862 में उनकी मृत्यु हो जाती। इसके बाद अंग्रेज भारत में राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने के लिए संघर्ष करते हैं और अपने आप को मजबूत रखने के लिए वो भारत के शासकों से लड़ते हैं या युद्ध करते हैं। तो इसमें अंग्रेजों का जो संघर्ष होता है आंग्ल मैसूर संघर्ष होता है, जिसमें हैदर अली और टीपू सुल्तान को पराजित करके अंग्रेज टीपू सुल्तान का क्षेत्र कर्नाटक, केरल पर क्या कर लेते हैं? अधिकार। इसके बाद आंग्ल मराठा संघर्ष होता है जो पेशवाओं ने स्थापित किया था, जो पेशवाओं ने बनाया था। तो आंग्ल मराठा संघर्ष में अंग्रेजों और मराठों के मध्य संघर्ष हुआ। मराठों की शक्ति का पतन हो गया 1818 में और
टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है 1799 में। तो टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद मैसूर कर्नाटक के क्षेत्र पर अधिकार हो गया और आंग्ल मराठा संघर्ष में अंतिम जो पेशवा थे जिनका नाम था बाजीराव द्वितीय, 1818 में उन्हें पराजित करके निर्वासित कर दिया और मराठा क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। नेक्स्ट आंग्ल सिख संघर्ष होते हैं और आंग्ल सिख संघर्ष में जो अंतिम सिख सरदार थे जिनका नाम था दलीप सिंह को पराजित करके सिख साम्राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में ला लिया गया। मैसूर को ब्रिटिश साम्राज्य में, मराठा को ब्रिटिश साम्राज्य में, सिख साम्राज्य को भी ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया गया और दलीप सिंह को पराजित कर दिया गया या उनका राज्य उनसे ले लिया गया। यह समय था 1849 का। ठीक है, तो ऐसे करके 3 संघर्ष ये भी हम अध्ययन करेंगे, आंग्ल मैसूर संघर्ष, आंग्ल मराठा संघर्ष और आंग्ल सिख संघर्ष। नेक्स्ट है इन संघर्षों के बाद भारतीयों में अंग्रेजों के प्रति रोष उत्पन्न हो गया क्योंकि उनकी नीतियां खतरनाक थी, हमें नुकसान पहुंचाने वाली थी, शोषण की नीतियां थी। बहुत सारे गवर्नर जनरल आए जिन्होंने दमनात्मक नीति अपनाई, जैसे वेलेस्ली की सहायक संधि, डलहौजी की गोद निषेध नीति इस क्रांति का प्रमुख कारण भी रहती है। और इस क्रांति का सबसे लेटेस्ट जो कारण रहता है वो चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग। तो 1857 की क्रांति, और यह क्रांति कितने माह चली, कौन कौन से क्षेत्र में हुई, और यह क्रांति असफल हो गई थी क्योंकि भारतीयों को अपने उद्देश्य में सफलता नहीं मिली। लेकिन क्रांति के बाद में बहुत सारे परिवर्तन हो गए। क्रांति के बाद एक बड़ा परिवर्तन ये होता है कि कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 में। कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य था अंग्रेजों की भारतीय राजनीति में अपने आप को शामिल करवाना। प्रारंभिक उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ अपने आप को शामिल करवाना था। इस कांग्रेस को 3 युगों में या 3 चरणों में बांट करके हम पढ़ते हैं। पहला है उदारवाद युग। 1885 से 1905 तक कांग्रेस का नेतृत्व जिन लोगों ने किया वो उदारवादी नेता कहलाए थे, जिन्हें हम नरम दल भी कहते हैं। ठीक है, फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी, ऐसे बहुत सारे नाम हैं। तो उदारवादी युग 1885 से 1905, इनका मानना था कि ब्रिटिश शासन भारत के लिए अच्छा है, तो उन्होंने ब्रिटिश यानी कि अंग्रेज सत्ता को सहयोग प्रदान किया और प्रार्थना पत्र के माध्यम से अपने कार्यों को मनवाने का इन्होंने कार्य जारी रखा। लेकिन 20 साल तक संघर्ष करने के बाद उदारवादियों को अपने उद्देश्य में सफलता नहीं मिली, तो कांग्रेस में रह रहे लोगों की मानसिकता बदल गई और उन्होंने रुख अपनाते हैं उग्रवाद का। गरम हो जाते हैं, भाई नरमाई से काम नहीं चल रहा है तो गरम होना पड़ेगा। तो इसी कांग्रेस में जो लोग थे वो उग्रवादी हो गए और उग्रवादियों ने 1905 से लेकर के 1919 तक कांग्रेस में जिनका बोलबाला या जिनके मतों का प्रभाव रहता है वह उग्रवादी थे, जिनके अंदर हम प्रमुख रूप से लाल बाल पाल को रखते हैं। लाला लाजपत राय जो पंजाब से बिलोंग करते थे, बाल गंगाधर तिलक जो बंगाल से बिलोंग करते थे, महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे, विपिन चंद्र पाल जो बंगाल, तीनों अलग अलग क्षेत्र के लेकिन विचारधारा एक थी। उग्रवादी युग 1905 से लेकर के 1919। 1919 में कांग्रेस में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ, एक व्यक्ति का आगमन हुआ और उसने पूरी इस कांग्रेस को बदल के रख दिया। उस व्यक्ति का नाम था महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटते हैं, 2-3 साल तक भारत की राजनीति को देखते हैं और 1919 में कांग्रेस का नेतृत्व या 1919 में कांग्रेस में जो विचारधारा चली वो गांधी की विचारधारा थी। तो 1919 से लेकर के 1947 तक का जो समय था वो गांधी युग के नाम से जाना गया और इसी युग में भारत को आजादी मिली। इसी युग में 3 महत्वपूर्ण आंदोलन हुए जो गांधी जी ने करवाए, जिसमें असहयोग आंदोलन पढ़ेंगे हम 1920, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, 1929-30 और भारत छोड़ो आंदोलन 1942। असहयोग आंदोलन 1920, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 और भारत छोड़ो आंदोलन 1942। अंत में जाके हमें गांधी युग में 1947 में आजादी मिलती है। लेकिन इस आजादी के बाद भारत के 2 टुकड़े, एक पाकिस्तान और एक भारत, ये मुस्लिम प्रधान और ये हिंदू प्रधान करके देश को विभाजित कर दिया गया। पाकिस्तान की डोर जिसने संभाली वो मोहम्मद अली जिन्ना थे, जो लगातार मांग कर रहे थे अलग से राष्ट्र की। वो पाकिस्तान के गवर्नर बनकर गद्दी पर बैठते हैं या पाकिस्तान की सत्ता संभालते हैं। भारत की डोर जिस व्यक्ति के हाथ में आई उस व्यक्ति का नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू। वह भारत में प्रधानमंत्री का पद लेते हैं और सत्ता संभालते हैं। तो 1947 तक भारत आजाद हो गया। ये हमारे इतिहास के कुछ प्रमुख भाग हैं और उनमें कुछ चैप्टर। तो प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास। तो आधुनिक भारत इतिहास के ये प्रमुख चैप्टर,
प्राचीन भारत की ये, मध्यकाल की, बहुत सारे चैप्टर इसमें और है, लेकिन समझाने की दृष्टि से मैंने प्रमुख चैप्टर आपके सामने ये रखे। एक छोटा सा परिचय मैंने अपनी तरफ से आपके सामने पेश किया है। तो बने रहिए संस्कार अकादमी के यूट्यूब चैनल संस्कार स्टडीज के साथ और मेरे साथ अध्ययन कीजिए भारतीय इतिहास का प्रारंभ से लेकर अंत तक बिल्कुल विस्तार से। धन्यवाद।